देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं कोचिन के दिल कहे जाने वाले मधुपुर में रहता हूँ। वैसे तो मैं 3 साल पहले बीटेक में बैचलर्स कर रहा था, जिसके दौरान यह रूप कपकपा देने वाली घटना मेरे साथ घटी थी। उस वक्त मेरे बीटेक के पहले चरण के एग्ज़ाम चल रहे थे, पर लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम को बीच में स्थगित कर दिया गया। और लगभग इतना तो हमें भी पता था कि अब काफ़ी लंबी छुट्टी हमें मिलने ही वाली है। इसी बातचीत में हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ रहे थे, तभी मेरे रूममेट ने एक बात सुझाव की, इस बार हमें अपने गांव से होकर आना चाहिए। यह बात लाजमी भी थी, क्योंकि मैं लगभग पिछले 5 साल से गांव नहीं गया था। मैंने कहा कि तू मेरे साथ मेरे गांव चल, और वहाँ से हम फिर तेरे गांव चलेंगे और थोड़ा बहुत घूमकर हम वापस हॉस्टल आ जाएंगे। किसी तरह 3 दिन का सफ़र काट के हम ट्रेन से पटना उतरे। यहाँ से बहुत लंबा सफ़र होने वाला था, जो लगभग 6 से 7 घंटे का सफ़र था। यह 6 से 7 घंटे का सफ़र बस में होने वाला था, जो सीधा हमें दरभंगा को उतारता। हालांकि मैं जितनी बार बिहार आया था तो अधिकतर मैं सीधा दरभंगा उतरता था, जहाँ से ये 6 से 7 घंटे का बस का सफ़र मुझे झेलना नहीं पड़ता। पर इस बार हम पटना उतरे थे तो बस से जाना तो अब एक मजबूरी थी। शाम के कुछ 5 बजे हम बस स्टैंड पर आए, और यह कहावत हमारे ऊपर बहुत अच्छी तरह से जम गई कि हाथ को आया और मुंह ना लगाया, क्योंकि एक बस अभी हमारे सामने निकली और थोड़ी समय बाद हमें पता चला कि वो आखिरी बस थी। अब हमारे पास बैठने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि यहाँ से ऑटो में जाने के लिए लगभग मुझे मेरा घर गिरवी करना पड़ता। यहाँ पर ऑटो वालों के तो अपने ही नखरे थे। मुझे वह वक्त याद है जब रात के 9:30 बजे के करीब हम बस स्टैंड के इधर ही बैठे हुए थे, और लगभग मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी ज़ोरों से किसी ने हॉर्न मारी और एक रोशनी की बड़ी चादर ने मेरे पूरे चेहरे को ढक लिया। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो एक बस जो सामने से आ रही थी। हमने सोचा कि यह बस तो कहीं और जा रही होगी, इसलिए हमने उस बस को नहीं रोका। पर शायद उस बस वाले को शक था कि हमें कहीं पर जाना है। उसने हमारे सामने ही बस रोक दी और वहाँ से ड्राइवर बोला, भाई साहब कहाँ जाना है आपको? तो हमने जवाब दिया, वो दरभंगा जाना है। उसने कहा, चलो आओ। तभी हम बस के अंदर गए। बस पूरी खाली थी। हमने बस वाले से इसका कारण पूछा तो उसका जवाब आया, अरे हमने अभी अभी यह बस का बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए ज़्यादा पैसेंजर अभी हमारे बस में नहीं आ रहे हैं। उस बस में कंडक्टर नहीं था। मैं सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस की शुरुआत से अंत तक कोई भी नहीं बैठा था, पर पीछे झटका लगने के कारण मैं आगे आकर फिर बैठ गया। तभी मैंने बस वाले की तरफ देखा तो वो इतनी धीरता से बस चला रहा था कि उसकी पलक भी नहीं झपक रही थी। मुझे ये बड़ी अजीब बात लगी। मैंने बस वाले को कहा, भाई साहब कितने पैसे लगेंगे? तभी उसने जवाब दिया कि अरे भाई साहब, मैं पैसों की बात नहीं करता, वहाँ कंडक्टर से तुम टिकट ले लो। मैंने चौंकते हुए कहा, कंडक्टर? कौन कंडक्टर? तभी किसी ने तेजी से आवाज में कहा, हाँ मैं कंडक्टर। जब हम दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे तो हम दंग रह गए। पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने कंडक्टर के कपड़े पहने थे। हम हैरान थे क्योंकि कुछ क्षणों पहले बस में एक आदमी भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा, अरे ये कब चढ़े बस में? तभी कंडक्टर ने जवाब दिया, भैया मैं बस में ही बैठा था, आप लोगों ने देखा नहीं, 500 भाड़ा लगेगा। तभी मैंने अपना बैग देखा जिसमें मैंने पैसे रखे थे, और पैसे सबसे नीचे रखे हुए थे। इसलिए मैंने कंडक्टर से कहा, अच्छा तुम 2 मिनट रुक जाओ, मैं देता हूँ। और वो कंडक्टर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैं पूरे मन में यही विचार कर रहा था, कंडक्टर कहाँ से बस में आया? मैंने ड्राइवर से भी पूछा, अरे आप इतनी रात को बस ड्राइव करते हैं, वो भी इतनी सुनसान इलाके में, आपको डर नहीं लगता? भूत प्रेत का कहर तो गांव पर बना ही रहता है ना। उस पर कंडक्टर हंसते हुए बोला, अरे इसमें डरने की कौन सी बात है? हाँ इधर अनजान शक्तियों का तो थोड़ा खतरा रहता ही है, पर यह तो हमारा काम है। तो मैंने कहा, खतरा? कैसा खतरा? कंडक्टर का जवाब आया, यहाँ की पुरानी कहानी है, तुम रहने दो। तो मैंने कहा, कहानी है तो सुनाइए ना। उसके बाद कंडक्टर यहाँ की एक कहानी बताने लगा जो इसी रोड से जुड़ी हुई थी।
ऐसा कंडक्टर ने कहा था कि इस रोड पर काफी समय पहले एक बस चलती थी जो लाल और हरे रंग से रंगी हुई थी, जिसमें कई सारे लोग बैठे हुए थे। पर वो बस जितनी बाहर से दिखने में मामूली लगती है उतनी वो थी नहीं। बस के लोगों का और ड्राइवर का और साथ ही कंडक्टर का मकसद ही अलग होता है। वो लोग बस में हर एक को चढ़ा लेते थे, भले ही वो कहीं भी जा रहे हों। उनका मकसद उस पैसेंजर को उसके जगह पर छोड़ना नहीं, उसे अपने स्थान पर ले जाना था। तभी मैंने पूछा, कौन से स्थान पर और क्या मकसद था उन लोगों का? तो इस पर बस वाले ने फिर बोलना शुरू कर दिया। वे लोग किसी पवित्र चीज को मानते थे और उसी की भली के लिए लोगों को पकड़कर अपने महाराज को सौंपते थे, पर बहुत सारे लोगों को यह बात खटकती थी। तभी मुझे बस वाले के बोलने के तरीके में थोड़ी सी अजीब बात लगी कि वह उस बस का समर्थन कर रहा था या विरोध, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने पूछा, तो क्या हुआ? अब वो बस नहीं चलती? और उन लोगों का क्या हुआ जो बस में थे? मेरे इतना पूछते ही बस वाला चुप हो गया। तभी मैंने अपना बैग उतारा और अपने पर्स को ढूंढने लगा। मेरा पर्स नहीं मिल रहा था। मैं थोड़ी चिंता में आ गया था क्योंकि इसमें अच्छे खासे पैसे रखे थे और तब तक रवि सो चुका था। तभी मुझे पर्स मिला तो मैंने अपना पर्स देखा जिसमें 2000 का नोट था। मैंने कंडक्टर से पूछा, भैया ये लीजिए, आपके पास छुट्टे हैं? कंडक्टर ने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर सामने उन बूढ़े अंकल से ले लीजिए। मैं हैरानी से सामने की तरफ देखने लगा तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति अपने दोनों हाथों को सीट के आगे रखकर सो रहा था। ये देखते ही मानो मैं अंदर से कांप उठा। कुछ समय पहले तो यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं था और अब कहाँ से ये बूढ़ा व्यक्ति आ गया। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे बेटा शर्मा जी से मांग लो, तुम्हारे बाजू में ही तो बैठे हैं। और इसके बाद जो दृश्य मैं देखने वाला था उसने तो मानो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जब मैंने अपनी मुंडी घुमाई तो पाया कि बस तो पूरी फुल है। बस में काफी सारे लोग बैठे हैं, हर सीट पर कोई ना कोई बैठा हुआ है। यहाँ तक कि मेरे बाजू वाली सीट पर भी एक आदमी बैठा था। मैं ये देखते ही डर से अब कांप उठा और फिसल कर नीचे गिर पड़ा। जब मैं गिरा तभी सभी लोग खड़े होकर मेरी तरफ देखने लगे और अब तो यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। सबके चेहरे खूंखार पिशाच जैसे लग रहे थे। सभी के चेहरों पर अनेकों जख्म थे, कुछ की तो आंखें तक बाहर आई थी और सब शैतानी हंसी देते हुए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी मुंडी पीछे करते हुए जब उनकी ओर देखा तो बस ड्राइवर भी एक प्रेत में बदल गया था। बस अपने आप ही चल रही थी। बस ड्राइवर मेरी तरफ देखे जा रहा था और मेरा पसीने से बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं अपनी आंख बंद करके जोर से चिल्लाने लगा। मैं पागलों जैसा कम से कम 5 मिनट तक चिल्ला रहा था। मेरी पसीने से हालत तरबतर हो चुकी थी। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं जिंदगी में कभी इतना डर जाऊंगा। उस दिन मुझे डर का असली मतलब पता चला। मैं बेसुध हुए चिल्लाए जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से हिलाने लगा। गौरव, गौरव क्या हुआ तुझे? जब मैंने उस ओर देखा तो वो रवि था जो मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था। रवि कह रहा था, गौरव क्या हुआ तुझे? मैंने थोड़ा खुद को संभालते हुए अपनी आंखें खोली। तब मैं देखता हूँ कि बस में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और रवि और बस वाला ही था। अब ये मेरी समझ से परे की चीज थी कि कुछ पल पहले मैंने क्या देखा था। अभी तक तो मैं जिससे बातें कर रहा था वह कंडक्टर कहाँ है, और मैंने बस वाले को बस रोकने को कहा। तभी रवि का हाथ पकड़कर अपना बैग लेकर भागते हुए मैं बस से उतर गया। हम किसी सुनसान जगह पर आ चुके थे। शायद ये मेरा भ्रम था, पर पिछले 1 घंटे में जो सब हुआ वो मेरा भ्रम नहीं हो सकता। रवि मुझसे बस एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहा था कि हम बस से क्यों उतर गए और कहाँ जा रहे हैं। मैं पसीने में लथपथ बस उसका हाथ पकड़कर भागे जा रहा था। जब पिछली बार मैंने बस को पीछे से देखा तो बस के पीछे की खिड़की पर मुझे वो सारे प्रेत दिखते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये सच में दिल दहला देने वाली एक बहुत ही खौफनाक दृश्य था। मैंने रवि को पीछे देखने के लिए कहा, पर उसे ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे सारी चीजें सिर्फ मेरे साथ ही घट रही हो।
अब हम इस सुनसान सड़क पर थे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। फिर मैं लिफ्ट मांगने के लिए रोड के किनारे पर खड़ा हो गया, पर वहां से कोई गाड़ी अभी तक गुजर नहीं रही थी। रवि अभी तक काफी हैरानी में था कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसे लगा जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई है। रवि कहने लगा, अरे बस वाले को पकड़, मेरा बैग छूट गया है, बस वाला कहाँ गया है। इतना कहकर वो बस वाली दिशा में देखने लगा। तभी मैंने रवि को सारी बातें बताई कि उसके सोते वक्त मेरे साथ क्या क्या घटा था, पर रवि को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसे विश्वास दिलाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, पर मानो रवि को ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बुरा सपना देखा हो, क्योंकि उसे कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और मैं आते हुए गाड़ियों को हाथ दिखा रहा था ताकि किसी से लिफ्ट ले सकूं, पर वहां पर कोई गाड़ी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। रास्ता बिल्कुल शमशान घाट जैसे सुनसान लग रहा था। वहां पर जू भी नहीं रेंग रही थी। इतने बड़े रास्ते पर ऐसा लग रहा था हवा और हमारे अलावा और कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ से जंगल ठहरे हुए थे जो इस दृश्य को और भी भयानक बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। मेरी मनोदशा उस समय बयां करने जैसी नहीं थी। तभी अचानक से प्रकाश की एक चमक आती हुई दिखी जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। फिर एक आवाज आने लगी जैसे कोई बस आ रही हो। तभी मेरे मन में एकाएक खुशी की लहर दौड़ गई। सामने से पता नहीं चल रहा था कि कौन सी बस आ रही है, क्योंकि बहुत रोशनी आ रही थी, पर मैं अंदर से बहुत खुश हो गया था। जब थोड़ी दूर पर मैंने गौर किया तो यह वही बस थी जिसमें अभी कुछ समय पहले हम भागकर उतरे थे। यह बस को देखते ही मैं एक झटके में रवि का हाथ पकड़कर झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया, यह सोचकर कि यह बस यहाँ से चली जाएगी, जो कि सही भी थी, क्योंकि बस हमें नजरअंदाज किए आगे गुजर गई। मैंने मन में चैन की सांस ली, पर यह चैन ज्यादा समय तक का नहीं था। फिर आगे थोड़ी दूरी पर जाकर बस फिर से रुक गई और जोरों शोर से हॉर्न मारने लगी, जैसे वह बस हमें ही बुला रही हो। मैंने रवि को कहा, इधर ही बैठे रहो, पर रवि झाड़ी से निकलकर बस की तरफ जाने लगा। मैंने कहा, रवि मत जा, वह बस सही नहीं है। तभी रवि ने कहा, मैं बस से वह बैग लेकर आता हूँ, तू यहीं पर खड़े रह। मैं रवि को चिल्लाते हुए काफी थक गया कि मत जा रवि, पर रवि ने एक नहीं मानी और वह बस के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद बस में से हॉर्न आनी बंद हो गई। सारा का सारा माहौल कुछ पलों के लिए शांत सा हो गया और तभी मुझे बस के दरवाजे से एक जोर की चीख सुनाई दी, जो कि यकीनन रवि की ही थी। मैं भागते हुए बस की तरफ दौड़ा। तब मुझे दरवाजे पर रवि आधा बाहर लटकता हुआ दिखा, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, जैसे रवि को किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। एक ही झटके में फिर उसे किसी ने अंदर खींच लिया। तब तक बस भी शुरू हो गई थी और बस अपनी गति पकड़ चुकी थी। अब मैं बस के पीछे भागने लगा। फिर आखिरी बार मैंने रवि को बस के सबसे पीछे वाले बड़े से खिड़की पर देखा था, जिसमें रवि की बहुत ही बुरी हालत दिखाई दे रही थी। उसके पीछे वही सारे लोग खड़े थे जिन्हें मैंने कुछ समय पहले बस में देखा था। वो कंडक्टर भी वहां पर खड़ा हुआ था और बस अपनी गति से आगे बढ़ती ही जा रही थी। मैंने बस को पकड़ने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, पर मैं उसमें असफल रहा। मैंने बस की नंबर नोट करनी चाहे, पर हैरानी की तो ये बात थी कि बस का कोई नंबर प्लेट ही नहीं था। मैं बस की गति को पार नहीं कर सकता था। फिर भी मैं बस के पीछे भागता रहा और कुछ क्षणों में वह बस हवा की तरह वहां से गायब हो गई। मैं अनजान बेतहासा उस रोड पर भागे ही जा रहा था और तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरे पैर से टकरा गया, जिससे मैं पलटी खाकर आगे की तरफ गिर पड़ा। अपने आप को संभालकर जब मैंने आंख उठाकर देखा तो सामने एक गांव था। गांव में जाकर मैंने नल पर थोड़ा पानी पिया। अपना हाथ मुंह धोने के बाद मैं थोड़ा और गांव के अंदर गया, जहां पर कुछ लोगों ने मुझे अनजान पाकर मुझसे मेरी पहचान पूछी, जिस पर मैंने बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक की और उसके बाद की सारी घटनाओं को एक सिरे में सुना दिया, जिस पर वे लोग भी बहुत हताश हुए। यहाँ पर मुझे एक और दूसरी कहानी अभी सुनने को मिली, जो कि हूबहू काफी हद तक
उस बस ड्राइवर की कहानी जैसी लग रही थी। कहानी ये थी कि कुछ 10 से 12 साल पहले यहाँ पर शैतान के पुजारी रहा करते थे, जो हर समय शैतान की पूजा में लीन रहते थे। यह एक ऐसी टोली थी जो जंगल के बीचों बीच रहती थी और किसी न किसी को एक हफ्ते में पकड़कर शैतान को बलि चढ़ा देते थे, जिनसे इन सब की मनोकामना पूरी हो सके। हमारे खुद गांव से कुछ लोग इस टोली में जाकर जुड़ गए थे, पर जब एक बार हम उनसे मिलने गए तो वे लोग किसी वहशी दरिंदे जैसे मालूम हुए। हम किसी तरह भागकर अपने आप को बचा सके। जब सबको पता चल गया कि जंगल में जाना खतरनाक है, इसलिए कोई भी अब जंगल में जाता नहीं था और बलि ना होने के कारण जंगल से बाहर आना शुरू हो गए। ये लोग अकेले तो किसी को पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने एक तरीका चुना। यह लोग एक बस को लेकर ज़्यादातर इसी रोड पर आया जा करते थे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें काफ़ी सारे अनजान लोग यहाँ पर मिल जाते थे, जिनकी बस छूट जाती थी या किन्हीं कारण से वह बस पर चढ़ नहीं पाते थे। वैसे लोगों को यह अपनी बस में पकड़कर फिर बलि के लिए ले जाते। आम लोग बस में बैठे लोगों को देखकर यही समझते थे कि यह बस कोई आम बस है, पर जब तक सच पता चलता वह नहीं बच पाते। ये घटना बहुत बढ़ने लगी। समस्या यह भी थी कि यह बस रात के वक्त ही चलती थी। एक दिन ऐसे ही जहाँ के आजू बाजू के 5 से 10 गांव का सब्र का बांध टूट गया। तब सबने एक रात को बस को रोड पर रुकवाया और सबको बस के अंदर बंद करके बस को बाहर से आग लगा दी, जिससे कि वो अंदर ही जलकर मर गए। उनकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा था, पर जो असली समस्या थी वह नहीं मिटी। कुछ 6 महीने बाद यह घटना फिर से सक्रिय हो गई। तब से ऐसा कहते हैं कि यह बस प्रेतों से भरी अपनी टोली के साथ अनजान लोगों को अपना शिकार बनाती है, जिसमें फिलहाल तुम्हारा दोस्त अब फंस चुका है और ज़्यादा संभावना है कि अभी तक जीवित भी नहीं होगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से रवि को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर हर कोशिश असफल रही। रवि का नामो निशान भी नहीं मिला। जिसने भी आज तक उस बस को देखा था, उसने एक बात गौर की थी कि बस आपके इधर नहीं, आपसे थोड़ी दूरी पर जाकर रुकेगी और आपको चढ़ने का मौका देगी। उसके बाद मैं अपने गांव चला गया। इस चीज़ का दुख मैं अपने अंदर दबाए हुए फिर हॉस्टल में जाकर रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।